हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 1। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 7। हमने पिछले टॉपिक्स में बात की है केरल की और लद्दाख की, और आज हम इन्हीं दोनों की तुलना करेंगे। केरल की भौगोलिक स्थिति, केरल की सांस्कृतिक स्थिति की तुलना हम लद्दाख की भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थिति से करेंगे। तो केरल हम देखते हैं भारत का जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, और इसके अलावा लद्दाख जो भारत के उत्तरी हिस्से में है, जो पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व में था, लेकिन आज ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोनों की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से अलग है। कैसे? लद्दाख में क्या है? लद्दाख में ठंड है। लद्दाख को हम क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं लद्दाख को, और यहाँ की भूमि बंजर है। वहीं हम बात करते हैं केरल एक तरफ से समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। दोनों क्षेत्रों में चीन तथा अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। अब लद्दाख में भी चीन के व्यापारी आए थे, लद्दाख में भी अरब के लोग आए थे, जिसकी वजह से इस्लाम धर्म आया था। वहीं हमने केरल में भी यही जाना कि केरल में भी चीन से लोग आए थे, व्यापारी आए थे, अरब से व्यापारी आए थे, इब्न बतूता भी आए थे जो एक यात्री थे, मोरक्को से आए थे। ऐसे ही बहुत से लोग चीनी और अरबी व्यापारी केरल तथा लद्दाख में आए थे। इसके अलावा केरल में तो मसालों की खेती होती थी, और चावल की खेती होती थी। लेकिन लद्दाख में खेती कम होती थी क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है, और लद्दाख में भेड़ बकरी पाली जाती थी, और इसलिए वहाँ पर ऊन उत्पादन होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं केरल और लद्दाख में। ये दोनों भारत के ही इलाके हैं, लेकिन भारत के इलाके होते हुए भी यहाँ का सांस्कृतिक जीवन, इतिहास और भौगोलिक स्थिति से संबंधित है। जैसे कि सांस्कृतिक जीवन कैसे? लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर बौद्ध धर्म पहुँचा था, और वहाँ पर इस्लाम धर्म पहुँचा था इतिहास में, इसलिए उन्होंने वहाँ की संस्कृति पर प्रभाव छोड़ा। दूसरा, जो लद्दाख है वो एक ठंडा रेगिस्तान है, इसलिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं? ठंडे कपड़े पहनते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं और ऊन का ही उत्पादन करते हैं। वही हम देखें अगर केरल को, तो केरल में क्या है? समुद्र भी है, पहाड़ी भी है, बारिश भी है, तो इसलिए खेती अच्छी होती है। समुद्र के किनारे मछली पालन भी होता है। तो इस तरह से भौगोलिक स्थिति का संबंध होता है सांस्कृतिक जीवन से। अब उन लोगों के खान पान में मछली और चावल तो शामिल होंगे ही ना, क्योंकि वहाँ पे उनका उत्पादन होता है। और जो इतिहास में वहाँ पर लोग आए हैं, जैसे कि वास्को डी गामा, संत थॉमस, इसके अलावा इब्न बतूता, इन सभी लोगों के कारण भी वहाँ पर सांस्कृतिक प्रभाव देखे गए हैं, जैसे कि मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये सभी हमारे जीवन में विविधता को शामिल करते हैं। इनकी वजह से ही हम देखते हैं हमारे भारत में अलग अलग इलाकों में कितनी विविधताएं हैं। सभी की अलग संस्कृति है, सभी अलग खान पान को अपनाते हैं, अलग तरीके से सभी का रहन सहन है, सभी अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते हैं, कोई ठंडे कपड़े पहनता है, कोई गर्म कपड़े पहनते हैं। तो वो सभी सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है, और यही हमारी विविधता है, यही हमारी पहचान है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस चैप्टर के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।